नमस्कार। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा जो चुनाव रैलियों से लेकर चुनाव पत्रों तक हर जगह शामिल होता है। एक ऐसा मुद्दा जिसका जिक्र आपको हर नेता करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल स्थिति क्या है, लॉकडाउन के बीच स्थिति किस प्रकार और ज्यादा डगमगा गई, भविष्य में क्या करने की जरूरत है ताकि इस नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई कम से कम हो सके। इंडिया टुडे की रिपोर्ट पर नजर डालें तो यह पता चलता है कि 2016 से 17 एक ऐसा वक्त जब भारत की जीडीपी लगातार ग्रो कर रही थी। एक ऐसा वक्त जब हमें वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के टैग से नवाजा भी गया था। ऐसे वक्त में भी एक समस्या जो लगातार बरकरार थी वो थी जॉबलेस ग्रोथ की, यानी कि हमारी जीडीपी तो लगातार ग्रो कर रही थी लेकिन जॉब्स नहीं। 2019 के सरकारी आंकड़ों को देखें तो यह पता चलता है कि 2017 से 18 के बीच अनएम्प्लॉयमेंट अपनी चरम सीमा में था। भारत के इतिहास में 6.1% तक जाती नजर आई थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हालांकि बीतते वक्त के साथ ये आंकड़े बदलते गए और दुरुस्त होते गए और रिकॉर्ड लगातार टूटते ही चले गए। हाल ही में ये आंकड़े 10% तक जाते नजर आए हैं। वर्तमान सरकार की खासियत यह है कि इसने लगातार प्रमोट किया है एंटरप्रेन्योरशिप को। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स के जरिए लगातार एंटरप्रेन्योर्स को का समर्थन भी हुआ है और उन्हें बढ़ावा भी दिया गया है। इसका हश्र यह हुआ कि 2020 आने तक देश में एंटरप्रेन्योर्स हो गए कुल 7.8 करोड़। लेकिन क्या इनके आने से 7.8 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स के होने के बावजूद सैलरी जॉब्स, सैलरी पे काम करने वाले लोगों में कोई बढ़ोतरी नजर आई? जी नहीं, उल्टा ये देखा गया कि सैलरीड जॉब्स में एक स्टैग्नेंसी आ गई, यानी कि सैलरीड जॉब्स बढ़ने ही बंद हो गए। और तो और अगर CMI यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा को देखें, उनकी रिपोर्ट को एक बार पढ़ें तो ये पता चलता है कि ये एंटरप्रेन्योर्स के आने के बाद सैलरी जॉब्स इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि ये सारे ही एंटरप्रेन्योर्स या तो सेल्फ एम्प्लॉयड थे या फिर ऐसे जो कि स्मॉल स्केल बिजनेस वाले थे। इंडिया के टोटल वर्किंग पॉपुलेशन पे जब हम नजर डालें तो ये पता चलता है कि 21 से 22% हिस्सा ही निभाते हैं सैलरीड जॉब्स। दूसरे शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो देश में किसान सैलरी पे काम करने वाले लोगों से ज्यादा हैं, डेली वेज लेबरर्स ज्यादा हैं और सैलरी पे काम करने वाले लोग कम। और तो और अगर डेली वेज लेबरर्स और किसानों के आंकड़ों को मिला दिए जाएं तो ये पूरी वर्किंग पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा से भी ज्यादा निभाते हैं। अब जितने भी आंकड़े आपको अब तक बताए ये तो हो गए मार्च से पहले के। हालात बद से बदतर हो जाते हैं जब समूचे भारत में लग जाता है लॉकडाउन। मार्च से जुलाई के बीच ये देखा गया कि 12% स्टार्टअप्स बंद पड़ गए। तकरीबन 70% स्टार्टअप्स ऐसे थे जो किसी तरह अपना काम बस चला रहे हैं, किसी की सैलरी में कटौती कर तो किसी को नौकरी से निकाल कर। सिर्फ 22% स्टार्टअप्स ही ऐसे थे जिन्होंने इस बात का दावा किया कि वो खुद को अगले 5-6 महीने तक सस्टेन कर पाएंगे अपने संसाधनों के द्वारा। अब अगर आप गौर करें, समझे तो ये पता चलेगा कि ये जो आंकड़े हैं अब तक जो बताया, ये तो वो क्षेत्र है जहां पर सरकार ने कहीं ना कहीं अपने प्रोग्राम्स, अपने स्कीम्स के जरिए ध्यान दिया है। ये आंकड़े और ज्यादा खराब हो जाते हैं जब हम नजर डालते हैं सैलरीड जॉब्स की ओर। अगस्त के अंत तक 2.1 करोड़ सैलरीड जॉब्स खत्म हो गए मार्केट में। और तो और ये देखा गया कि इसमें केवल एक वर्ग के लोग शामिल नहीं थे। व्हाइट कॉलर जॉब से लेकर सफाई कर्मचारियों तक, बड़े बाबुओं से लेकर सपोर्ट स्टाफ तक, हर कोई अपनी नौकरी खोता हुआ नजर आया है पिछले कुछ महीनों में। जब हम बात करते हैं सैलरीड जॉब्स की तो हम सिर्फ केटर कर रहे हैं एक अर्बन सेक्टर को, एक अर्बन क्षेत्र को। अगर आप ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट पे नजर डालें तो ये पता चलता है कि यही आंकड़े 2.1 करोड़ से बढ़कर 3.5 करोड़ तक जाते नजर आते हैं, यानी कि कुल 3.5 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी खोई है सिर्फ एक लॉकडाउन के बीच। अगर आपका पिछले कुछ महीनों में किसी न किसी माध्यम से न्यूज़ कंजम्पशन हुआ है, वो चाहे न्यूज़ चैनल के जरिए हो, वो चाहे ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए हो, वो चाहे अखबारों के जरिए हो, आपने एक चीज़ जो हर जगह देखी होगी वो ये होगी कि बजाय इस बात के कि बाकी सभी सेक्टरों में कितना नुकसान हुआ, फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल इकोनॉमी में एक अच्छी प्रोग्रेस, एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है। ये सच है, लेकिन आधा सच। बाकी की आधी सच्चाई ये है कि इन सेक्टर्स में बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि लोग जिन्होंने अपनी नौकरी खोई, वो लेबरर्स, वो मजदूर जिन्हें अपने गांव लौटना पड़ा मजबूरन, उनके पास अपने घर चलाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था इस बात के सिवा कि वे अपने खेतों में काम करना शुरू कर दें। किसी ने खेती बाड़ी अपने खेत में करनी शुरू कर दी तो किसी ने दूसरे के खेत में मजदूरी करना शुरू कर दी। इसका असर ये हुआ कि फार्मिंग सेक्टर में तकरीबन 1.5 करोड़ की नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखी गई।
अगर आप एक गरीब तबके से आते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की पीड़ा जो है वो तकरीबन दुगनी हो जाती है। बढ़ते दामों के साथ आलू, प्याज और टमाटर जैसे साधारण सब्जियों के दाम जब आसमान छूने लगे तो खाने पीने के लाले पड़ने शुरू हो जाते हैं अलग अलग घरों में। इसका कारण क्या है? कारण है अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ का आना, कारण है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की अनअवेलेबिलिटी होना इस लॉकडाउन के बीच, कारण है पेट्रोल के प्राइसेस का लगातार बढ़ते जाना और आसमान छूना। सरकार ने कई फ्री फूड स्कीम्स तो चलाए, लेकिन क्या इसका असर हुआ और किस हद तक ये सक्सेसफुल रहे, इसके आंकड़े साफ पता चल जाते हैं जब हम सरकारी कर्मचारियों द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट को ही देखें। तो ये पता चलता है कि जितने आंकड़ों का दावा किया गया था उसमें और जितने लोगों तक वाकई में इन फ्री फूड स्कीम्स का जरिया पहुंचा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। केवल 1/3 मजदूर ही ऐसे थे जिन्हें फ्री फूड स्कीम्स का फ़ायदा मिल सका। पिछले कुछ महीनों में मैंने 8 साल के MBA एक्सपीरियंस होने के बावजूद लोगों को अपनी नौकरी खोते देखा है। मैंने देखा है किस प्रकार बैचलर्स मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होने के बावजूद लोग घर पर बेरोजगार बैठे हैं। देखा है किस प्रकार लोगों की हताशा और निराशा का हश्र ये हुआ है कि सुसाइड रेट्स पिछले कुछ महीनों में कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे मुश्किल दौर में ये ज़रूरी है कि सरकार कुछ ठोस नतीजों पर पहुँचे, कुछ ठोस कदम उठाए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ओर। ज़रूरी है कि जो कंपनीज़ लगातार प्लेसमेंट सेल के माध्यम से आती हैं कॉलेजेस में रिक्रूट करने के लिए, उनमें हाईएस्ट प्रोवाइडिंग सैलरी पैकेजेस में से थोड़ी कटौती कर ज़्यादा जॉब्स क्रिएट किए जाएं छोटे वर्ग में भी। ज़रूरी है कि मनरेगा जैसे स्कीम्स के तहत डेली वेज को 300 रुपये तक बढ़ाया जाए। ज़रूरी है कि मनरेगा जैसे स्कीम्स के तहत जो वर्किंग डेज़ हैं उन्हें 200 दिन तक बढ़ा दिया जाए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को देखें तो उसके ज़रिए इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि अगर मार्च 2021 तक 1 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट नहीं हुए तो मुश्किल हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी को खुद को सस्टेन करने में। ज़रूरी है कि हम इन बातों पर ध्यान दें। ज़रूरी है कि हम सरकार से सवाल उठाएं, उनकी आलोचना करें और उनसे उम्मीद करें कि वे इन मुद्दों पर बातचीत करें, कम से कम अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इन चीज़ों की। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।